हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून टू ऑल। एक बार चेक कर लीजिए, बोर्ड साफ दिखाई दे रहा है, आवाज साफ आ रही है। एनसीईआरटी निकाल लीजिए। चलो कॉपी निकाल लें, पहले एक क्वेश्चन करता हूं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। कितने क्वेश्चन दिए थे? 8 दिए थे, ठीक है। करो, एक क्वेश्चन लिखें। चलो सॉल्व एग्जांपल है ये, उसी को डिस्कस करना चाहते हैं। एक बल्ब है, बल्ब के साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। दो अलग अलग केस हैं, एक में तो नीचे लगा हुआ है एसी और एक में लगा हुआ है बैटरी। आपसे कहा गया है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब पर कमेंट करना है, बढ़ेगी या घटेगी अगर कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर दिया जाए। सोचे, देखें, समझें। सबसे पहले तो ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करती है, पहले वो पता चलेगा तब मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल हैं ब्राइटनेस वाले, तो अभी ध्यान रख सकते हैं रेड लाइन से ऊपर कि जो बल्ब की ब्राइटनेस होती है ना, वो I²R पे डिपेंड करती है, इसे बोलते हैं पावर। और बहुत ज्यादा कठिन कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जनरल डेली लाइफ से इसको जोड़िए। अपन बल्ब खरीदते हैं, एलईडी खरीदते हैं, सीएफएल खरीदते हैं। आप दुकान पे जाके बोलते हो 8 वॉट की सीएफएल देना, 15 वॉट की देना, 20 वॉट का बल्ब देना, 60 वॉट का देना। आप खुद सोचिए, 60 वॉट के बल्ब की रोशनी 8 वॉट के बल्ब से ज्यादा होती है। इसका मतलब ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल है? पावर डिसिपेटेड के। बहुत बेसिक सी बातें हैं कि हाँ सर, ये तो अपन बल्ब खरीदते हैं, सीएफएल खरीदते हैं। आपने देखो तो सीएफएल के ऊपर लिखा रहता है वाटेज, 5 वॉट की है, 8 वॉट की है, 12 वॉट की है। जितना ज्यादा वॉट होगा, जितना पावर डिसिपेशन ज्यादा होगा, उतनी उसकी चमक ज्यादा होगी। तो पहला तो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, ये रेड लाइन से ऊपर लिख के रख लीजिए कि ब्राइटनेस हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होती है? I²R। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आते हैं ऐसे सारे सवाल। अब आपको एक रास्ता मिल गया कि अब मुझे कहां तक अपना कॉन्सेप्ट को खींच के ले जाना है? करंट तक। बल्ब का रेजिस्टेंस आप और मैं तो बदल नहीं सकते, सिर्फ क्या बदल सकते हैं? सर्किट की करंट। बस यहां से रास्ता खुल गया, देखते चलो। अब बल्ब मतलब रेजिस्टेंस, ये सी, कौन सा सर्किट हो गया भाई? आरसी। अब आराम से मजे लीजिए, कैपेसिटेंस डिक्रीज, सी को कम कर दिया। सी कम होगा, एक्सी, एक्सी होता है 1/ω_c। अगर सी कम होगा तो एक्सी बढ़ जाएगा। एक्सी क्या है? सर्किट की फीलिंग। एक्सी क्या है? रुकावट।
सर्किट की रुकावट बढ़ गई, हिंड्रेंस बढ़ गई, इसका मतलब करंट फ्लो कम हो गया, बात खत्म। करंट फ्लो कम, ब्राइटनेस भी कम, सर्किट से फ्लो होने वाली करंट कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम। तो अब आपको सीधा कमेंट करना है किस पर, आई पर। ऐसा ही सवाल इंडक्टर में आ जाता है। इंडक्टर में वो क्या करता है, एक आयरन रॉड को इंसर्ट कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए आयरन रॉड डालने से क्या होता है, एल बढ़ेगा या घटेगा, सोच के देखिए। ईएमआई में चलिए, सेल्फ इंडक्टेंस में एल बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई, ये तो है एयर। और जब इसमें आप आयरन रॉड को इंसर्ट कर दोगे, आयरन रॉड को इंसर्ट कर दोगे तो एल डैश हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर। तो ध्यान रखिए, आयरन रॉड डालने पर म्यू आर आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन का एक फैक्टर और आ गया, इसका मतलब एल बढ़ जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिए, आयरन रॉड को इंसर्ट करने पर उसका एल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेम कहानी यहां देखिए, सी आपने कम किया, सी के कम होने से एक्सी बढ़ा, एक्सी बढ़ा, सर्किट का जो इंफिडेंस है वो बढ़ गया, और इंफिडेंस बढ़ गया, सर्किट की रुकावट बढ़ गई, इसका मतलब सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कम हो गई, और करंट कम होगी तो ब्राइटनेस, क्योंकि ब्राइटनेस डिपेंड करती है आई पर, आई स्क्वायर आर पर। सर्किट में से फ्लो होने वाली करंट कम, करंट कम, ब्राइटनेस भी कम। आंसर आएगा ब्राइटनेस विल डिक्रीज। लिख लीजिए। इसमें सोचिए क्या होगा, इसमें और जबरदस्त है, नीचे लगा है बैटरी, बैटरी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी जीरो। कॉन्सेप्ट तो आप वहीं से चले, एक्सी 1/ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ, परंतु डीसी सोर्स लग के मामला गड़बड़ हो गया भाई, डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जीरो, रखो फ्रीक्वेंसी की जगह जीरो, एक्सी बिकम्स इनफाइनाइट। ये देखिए आप, डीसी लगाते मामला गड़बड़ हो गया, डीसी लगाते ही कैपेसिटर कितनी हिंड्रेंस दे रहा है, इनफाइनाइट। इसे दूसरे शब्दों में बोलते हैं सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं होगी, इसलिए कहा जाता है कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। ये देखिए वो शब्द यहीं से आया है, क्यों कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है, जैसे ही ये चार्ज होगा, चार्ज होने के बाद सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाती है। ये देखिए कारण, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो, एक्सी बिकम्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसका मतलब करंट बिकम्स जीरो, इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होगी, बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। और सोचिए अगर बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा, अब आप सी को कुछ भी करो, सी को कम करो, ज्यादा करो, प्लेट्स की सेपरेशन को बढ़ाओ, कम करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बल्ब तो ग्लो ही नहीं कर रहा। तो आंसर आएगा इफ कैपेसिटेंस इज डिक्रीज, नो इफेक्ट, क्योंकि बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो इसे कहा जाता है कि कैपेसिटर चार्ज होने के बाद सर्किट में करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसलिए कहा जाता है कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। तो आप यहां लिख सकते हैं कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। ब्लॉक डीसी का मतलब समझ रहे हैं, वापिस समझिए, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो, फ्रीक्वेंसी जीरो, देन एक्सी बिकम्स इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कोई फिजिक्स की टर्म नहीं है, इनफाइनाइट का मतलब होता है आप जितना बड़ा सोच सकते हो उससे भी ज्यादा, इसका मतलब है वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई, करंट फ्लो ही नहीं हो। लिख लीजिए। तो डीसी के केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एसी का केस देखिए, ये दमदार समझ में आना चाहिए। अगर सी बढ़ेगा, सी को कम कर रहे हैं, सी को कम करने से एक्सी बढ़ेगा, एक्सी बढ़ने से सर्किट की
इंफिडेंस बढ़ेगी, इंफिडेंस के बढ़ने से सर्किट में करंट कम फ्लो। अब निकालते हैं, 8 सवाल एनसीईआरटी के करते हैं, फिर वापस पढ़ाई करेंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये 7.5 सॉल्व एग्जांपल है, उसमें बल्ब और इंडक्टर लगा रखे, अगली बार देंगे तभी मिलेगा आपको। 7.5 है, 7.43 में तो बल्ब और कैपेसिटर है, 7.5 में बल्ब और इंडक्टर है। चलो एनसीईआरटी निकाल लो, करते हैं 8 सवाल। पहले सॉल्व बताओ। एक सॉल्व में पावर दिया हुआ है, रुकोगे? लिखो जल्दी आओ। एक क्वेश्चन में पावर पूछा है, उसके लिए भी आप रुक सकते हैं, मंडे को जब पावर पूरा हो जाएगा तो फिर पावर के आप सारे क्वेश्चन कर लें। और वैसे तो फॉर्मूला बेस है, P बराबर VI लगाना। तो सारे करिएगा, छोड़ने नहीं है, अब सॉल्व अनसॉल्व सब। चलो बोलो सॉल्व में बताओ। 7.1 1 आ गया क्या? 7.2 3 4 कौन सा बताऊं? वो कैपेसिटर वाला कौन सा था देखें? 7.3 स्टार लगा लो। अब पूरा सवाल सॉल्व हो गया, क्लास नोट्स में कर लिए। उसमें भी 2 केस हैं, एक बार AC और एक बार DC। बढ़िया सवाल है 7.3। अनसॉल्व में आइए, अनसॉल्व बताइए। अनसॉल्व में देखें 7.1 का आंसर आ रहा है क्या? हिंदी मीडियम में गड़बड़ था, अपने इंग्लिश में देखो सही है क्या? आ रहा है क्या आंसर? सुबह तो हिंदी मीडियम में तो करेक्शन करवाया था, उनका आंसर नहीं आ रहा, पीछे गड़बड़ दिया हुआ था। सही है, करके देखा है किसी ने? ठीक है, 7.1 7.2 7.3 7.4 बताइए कौन सा करके दिखाएं? ऑल डन है क्या? टिक लगा लीजिए, डेट डाल दीजिए 26 फरवरी, ताकि ध्यान रहे। अब एक बार और करेंगे तो ये पूरे सॉल्व एग्जांपल साथ हो जाएंगे। अभी 2 दिन होमवर्क कम था, मंडे से वापस बढ़ाएंगे, नहीं तो आज ही कर लेते पूरी, क्योंकि कल टेस्ट है इसलिए होमवर्क कम दिया था। चलो अब 3 सवाल एक क्लास टेस्ट के रूप में है, 10 मिनट, तीनों प्रश्न पेपर के सवाल हैं, कल के नहीं, 2020। एक 2020 का है, एक 2020 कोविड का है, और एक 2021 का लेटेस्ट सवाल है। तीनों करके देखिए, हमने 5 लेक्चर से एसी पढ़ लिया है, कैसे लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो करके देखिए। मॉड्यूल में 2019 तक की है, तो ये तीनों पेपर में भी आ जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे क्लास टेस्ट भी हो जाएगा, कल की तैयारी भी हो जाएगी। 3 क्वेश्चन करके देखें, खुद से करिएगा, सारे फंडे आपको पता है, और खुद फंसिए, कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ आपको और आवश्यकता है कॉन्सेप्ट समझने की, वो देखिए। चलिए लिखें, तीनों क्वेश्चन लिखना, उसके बाद फिर सॉल्व करिएगा। पहला लिखिए, इन द गिवन सर्किट, in the given circuit, find out the RMS current flows through the circuit. डायग्राम बना लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए, 4-6 लाइन छोड़ दीजिए, और अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फिर तीनों करिएगा।
फिर मैं आपको तीनों की टैगिंग करके दिखाऊंगा। देखो तीनों एनसीईआरटी के सवाल हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी क्यों कह रहे हैं आपको करने के लिए। सारे क्वेश्चन एज सच एनसीईआरटी के हैं। पहले आप 3 करके देख लें। दूसरा, if an iron rod is inserted in the solenoid, then how does the brightness of the bulb change? क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम बना लीजिए, कोने में ईयर भी लिख लीजिए ताकि रिवीजन करते समय ध्यान रहता है कि हाँ ये आया हुआ है सवाल है। हाउ डज द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब चेंजेस? डायग्राम बना लीजिए, ऑप्शन लिख लें। तीसरा लिखें इस साल का 2021 का, और फिर तीनों करिएगा, और जो जो समस्या है फिर उसको अपन डिस्कस करके इसको बढ़िया तैयार कर लेंगे। अगला, if amplitude of the current flowing through the circuit is 10√2 ampere, then find impedance of the circuit. लिख लीजिए ऑप्शन। तीन सवाल और हैं, वो पावर के हैं, वो मंडे को करेंगे। तो टोटल 6 क्वेश्चन हैं पिछले 3 साल के। ये 3 थे सर्किट के, 3 है पावर के, वो मंडे को पावर पढ़ेंगे फिर करेंगे। आज स्टार्ट हो जाएगा, मंडे तक पूरा हो जाएगा। करिए अटेम्प्ट, 6 मिनट ले लें अच्छे से, बिल्कुल तसल्ली से पूरा पूरा बढ़िया सॉल्व करें, और जहां अटक रहे हैं उसको बताएं कि सर ये मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। करिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी करें और जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, ऑप्शन ए बी सी डी लिखकर, क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर। तीनों कर लें, फिर तीनों के एक साथ जवाब दीजिए। करिए।
दूसरा अटक रहे हैं, तीसरे में बढ़ जाइए, पर खुद से करिए जितना कर सकते हैं, फिर उसमें अपन कमी को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सीखेंगे, क्वेश्चंस कर करके चीजें फिल्टर होंगी, कंफ्यूजन खत्म होंगे, चीजें और क्लियरिटी से समझ में आएंगी। सीखने का यही तरीका है। थ्योरी तो वही है फिक्स सर्किट की, कॉन्सेप्ट चेंज हो नहीं सकते। थोड़ी सी मैंने डेटा गड़बड़ कर दिया है, ये 10 कर दीजिए। सही है। वो एक बच्चे की कैलकुलेशन देखी तब पता चला, मैं कहा ये इतनी कठिन तो होती नहीं कैलकुलेशन। फिर सवाल वापस देखा, थोड़ा सा डेटा गड़बड़ लिख दिया, उसको सही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 सही है। वो कैलकुलेशन देखकर पता चला कि इतनी कठिन कैलकुलेशन तो है नहीं। पेपर में सामने तक कैलकुलेशन इजी गोइंग आती है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है, पर मैनेजेबल आती है कि आपको पूरी एंड तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पॉइंटों में आ रही है, जैसा पहला क्वेश्चन पॉइंटों में, पर आपको एंड तक नहीं करना, आप ओरली मैनेज कर सकते हो उसको। तीनों कर लिए, पहला देखा सही। एनसीईआरटी करके लाया था आज, 8 के 8 कहाँ है कॉपी? करके लाया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई कहाँ अटक गया? एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, सही बात है। एक्सएल बढ़ेगा तो करंट कम होगी, करंट कम होगी ना, करंट कम होती ब्राइटनेस कम हो जाएगी। आई स्क्वायर आर होती ना ब्राइटनेस, आई स्क्वायर जेड थोड़ी ना होती। हाँ भाई, होमवर्क नहीं करा क्यों? अच्छा आज ही आए हो आप, ठीक, ठीक है, ठीक। तबीयत ठीक है अब? अच्छा, तो ऑपरेट कराया है क्या? अभी दवाई चल रही है? होम्योपैथी, होम्योपैथी में अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, स्टोन का। चलिए करें, सॉल्व करें। काफी आंसर आ गए हैं, तीनों के आंसर देख लेते हैं, पहले बता देता हूं। पहले का आ रहा है 2.5, दूसरे का आ रहा है डिक्रीजेस, और तीसरे का आएगा 5 ओम। सही है। अब सॉल्व तो मैं करूंगा ही, उससे पहले मैं आपको खुश करता हूं, जो लोग एनसीईआरटी लाए हैं वो एनसीईआरटी खोलें और सॉल्व एग्जांपल नंबर देखिए 7.2। सॉल्व एग्जांपल देखिए 7.2, 7.3, सॉल्व एग्जांपल 7.4। देखो आप 7.4 क्या कह रहा है, यही क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। एक कैपेसिटर है जो 220 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये देखिए वैल्यू चेंज कर दी, 15 की जगह क्या कर दिया 40। सेम क्वेश्चन, आरएमएस करंट पूछिए, आरएमएस करंट 7.4 के पास लिख सकते हैं, 2020 का क्वेश्चन है। और पन्ना पलटी है 7.5 सॉल्व एग्जांपल,
इसमें कोई चेंज ही नहीं किया, सेम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी खोले 7.5, एक बल्ब है और एक इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर आयरन रॉड को इंसर्ट कर दिया है। ये देख लीजिए 2020 कोविड का ये सवाल है, सॉल्व एग्जांपल 7.5। और तीसरा सवाल तो 10 बार दे रखा है, सॉल्व एग्जांपल में भी अनसॉल्व में भी, आरएलसी सर्किट। ये बताने का 2 मिनट खर्च करने का सिर्फ एक ही एम है, हम एनसीईआरटी के प्रति अट्रैक्ट हो कि नहीं सर सॉल्व एग्जांपल अनसॉल्व ऐसे कैसे पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ये आपके सामने तीनों क्वेश्चन है, तीनों एनसीईआरटी में, इसका मतलब मुझे करने चाहिए। और मुश्किल के सवाल कितने, 12-15 सॉल्व एग्जांपल होते, ईएमआई में 11 थे, इसमें 8-10-12 होंगे, एक दिन में तैयार कर सकते हैं। कर लोगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने सारी वेराइटीज को कर रखा है। बनाइए और सामने पेपर देखिए, पेपर में कोई रॉकेट साइंस नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जो नया हो। जिसने पिछले 3 दिन होमवर्क किया है वो सारे क्वेश्चन कर सकता है। इसका मतलब है पेपर में कोई इनोवेटिव चीज नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं वहां जाके मैं कुछ और सोचना है, सोचने की तो आवश्यकता ही नहीं है। कारण क्या है, समय कम है ना भाई, 45, 90, 180 सवाल हैं और 3 घंटे हैं, तो इनोवेटिव रॉकेट साइंस तो आ ही नहीं सकता, उसको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। इसका मतलब वही चीज आएगी जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। इसका फायदा उठाओ और करो कि सर बहुत सिस्टमेटिक पेपर आता है, रिवीजन की पावर, क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाए तब मजा है। V बराबर IR, पर सर IR नहीं IXC। अब बताइए B। अब जिनको आरएमएस में परेशानी आती है फिर सुनो, बार बार सुनो, 200 वोल्ट कुछ भी मेंशन नहीं है, आरएमएस 200, आई पता नहीं, XC 1/ωc, ओमेगा 2πfc। अब आई चाहिए, अच्छा बट ऑब्वियस है ये आरएमएस रखा है तो आई भी आरएमएस ही पूछिए, इसको यहां भेज दो, क्या हो जाएगा बताइए, 200 इंटू 2πf और c। कुछ भी नहीं करना, ओरली आंसर आएगा, देखिए आपको सॉल्व ही नहीं करने की जरूरत है। देखें आप, 1 2 3 4 और ये -6, कितना बचा, -2, 5 और 4 20, 20 दूना 40 और 2 80 और पाए, तो 80 पाई और इसको नीचे ले गए 100, 8 पाई बटे 10। ओरली पाई होता है 3.14, 8 तिया 24, 24 बटे 10 2.4, वो 3.14 है तो 2.4 से ज्यादा। एग्जामिनर भी यही चाहता है कि कोई आप पूरा सॉल्व करके आंसर मत निकालो, ओरली चलो ना। पाई 3, पाई भी 3 ही लिया, 3.14 नहीं, 8 तिया 24, 24 बटे 10 2.4, वो 3.14 था इसलिए आंसर 2.4 से ज्यादा। हो गया हल, ऑलरेडी सॉल्व एग्जांपल है, वहां लिख लो कॉपी में भी, सॉल्व एग्जांपल 7.4, वहीं से कंट्रोल कॉपी पेस्ट किया गया है। पता, इतना पता चल जाए आपको कि सवाल की प्रोफाइल क्या है, इतनी मेहनत करो। अब बताओ इसमें वही अभी सिखाया था, आयरन रॉड डालने पर एल बढ़ेगा, एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा, सर्किट की इंफिडेंस बढ़ेगी, सर्किट की करंट कम होगी, और सोचिए अगर करंट कम हो गई तो ब्राइटनेस कम होगी। रेड लाइन से ऊपर लिख लें ब्राइटनेस, फिर लिख लो 10 बार लिखो, क्या दिक्कत है, ब्राइटनेस I²R के प्रोपोर्शनल होती है, करंट कम ब्राइटनेस कम, आंसर आएगा डिक्रीजेस। वहीं लिख लो सॉल्व एग्जांपल 7.5। अब ऐसे कैसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो इससे ज्यादा एडवांटेज हमें क्या चाहिए, प्रोफाइल सारी कवर करिए, बिगनर बॉक्स, सॉल्व एग्जांपल सब करा हुआ मिलेगा। इसमें बताइए क्या है, ये वोल्टेज दे रखे हैं, वोल्टेज, तो फॉर्मूला लगाओ वोल्टेज का, ये जेड का नहीं है भाई, वोल्टेज का है, कई बच्चे इसको जेड का लगा देते हैं, वोल्ट है, वोल्ट वोल्ट वोल्ट, वोल्टेज लगेगा, वोल्टेज लगेगा, बोलो VR
40, 40 माइनस 10 कितना? 50। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, कई बच्चे गलत कर लेते हैं सवाल को। क्या गलती होती है वो सुनना। उसने बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, इसका मतलब ये आई नॉट है। कल मैंने आपको बताया भी था, पीक करंट के पर्यायवाची पीक करंट बोलते हैं, मैक्सिमम करंट बोलते हैं और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोलते हैं। इसका मतलब है ये है आई नॉट। तो ये कौन है? ये आरएमएस है। क्यों? इन वोल्टेज के आगे कुछ भी मेंशन नहीं है। बार बार सुनिए, कंफ्यूजन कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर वोल्टेज में कुछ भी मेंशन नहीं है, आरएमएस है। जबकि करंट में तो उसने लिख कर दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, मतलब पीक वैल्यू। अब या तो इसको आरएमएस से पीक में लाओ या उसको आरएमएस में ले जाओ, क्योंकि जब फॉर्मूला लगाओगे तो आदत दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो ये तो आरएमएस में है, इसको आरएमएस में ले जाओ। आई आरएमएस आई नॉट बाय कितना आएगा? 10 एम्पियर। यूनिट अच्छे से लगाओ। अब वी आर एम एस 50, आई आर एम एस 10। यहां गलती हो जाती है और बच्चे गलत करके आए। हम बात करते हैं पेपर के बाद कि सर जल्दबाजी में 10√2 ले लिया, 10√2 लेते ही 5/√2, और वो भी ऑप्शन में बदमाशी देती है 5/√2 ऑप्शन में। तो बस यही समझदारी चाहिए, कहीं ना कहीं तो उसको डिस्टिंग्विश भी तो करना है नंबर ऑफ सीट्स और एप्लीकेंट्स पे। तो आपको छोटी छोटी बातें ध्यान भी रखनी चाहिए। करंट नहीं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट है, मतलब ये क्या है? हाईलाइट करके रखिए सवाल को। बोलिए, 3 क्लियर हैं क्या? 3 और आए हैं, वो पावर पे हैं, वो मंडे को करेंगे। पर 3 को देख लीजिए आप, तीनों की टैगिंग कर लें। सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का अनसॉल्व सवाल है, आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। तीनों के आंसर मिला लीजिए, करेक्शन कर लें जहां जहां आपने गलत किया है, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ना ना, सिर्फ इस बल्ब का आर, इस बल्ब के आर से लेना देना। इस बल्ब का आर तो कभी बदलेगा ही नहीं, ये तो फिलामेंट है। और आई कौन सा है? जो सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो सर्किट का जेड क्या हो गया? बढ़ गया। तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट कम हो गई। तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? I² R। इस आर का इस जेड से कोई लेना देना नहीं है। ये आर कौन सा आर है? बल्ब के फिलामेंट का, जो बल्ब के अंदर दिखता है ना, वो। सही है? चले बढ़े क्या भाई? एसी का होमवर्क हो गया? चलो आगे लिखें। कोई बिगनर बॉक्स दिया था कि एसी का? नहीं दिया। चलो बढ़िया, लिखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेजोनेंस। अब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ज्यादा होमवर्क करके इसको पूरा पैक करना है, क्योंकि अब 2 दिन का और बचा है थ्योरी। तो पावर आज चालू कर देंगे, फिर एक और बचेगा क्वालिटी फैक्टर, जिसपे साल क्वेश्चन भी आया था, क्यू फैक्टर जिसे बोलते हैं। करते चलिए। अंडरलाइन थॉट ये है, कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहेंगे ना तो काम हो जाएगा। बहुत कुछ हमें अलग दाएं बाएं नहीं भागना। मॉड्यूल, एनसीईआरटी और रिवीजन सबसे ज्यादा पावरफुल है। समय बचे तो इसके साथ प्रीवियस 34 इयर्स के पेपर और जोड़ दीजिए, तो आपको और मजा आ जाएगा कि सर लास्ट 30 साल में अभी तक एसी के कितने सवाल आए। वो बुकलेट आती है अपने एक्सरसाइज 2 में, वही तो सवाल है लास्ट 15 इयर्स के 10 ईयर के क्वेश्चन। वो कर लीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाता है कि पेपर में किस वैरायटी के क्वेश्चन आ रहे, उससे पता चल जाता है। चलो लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब समझना, कल हमने रेजोनेंस पढ़ लिया था, अब इसके अंदर की कुछ खास बातें और हैं वो देखें।
कल मैंने आपको समझाया था, आज फिर बताता हूं। रेजोनेंस की बेसिक फीलिंग क्या होती है, फिर सुनिए। ये कौन है? ये अप्लाइड सोर्स। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। किसकी? अप्लाइड सोर्स की। फ्रीक्वेंसी की फीलिंग पता है क्या होती है? किसी छोटे बच्चे को समझाना है आपको, छठी क्लास के बच्चे को, उसने साइंस में पहली बार शब्द सुना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज अपने आप को कैसे रिपीट कर रही है, कितनी बार रिपीट कर रही है। जैसे सरल शब्दों में हम बोलते हैं, अरे पापा से कितनी बार डांट खाते हो फ्रिक्वेंटली? अरे दिन भर डांट पड़ती रहती है। तो वहां शब्द भी तो क्या है? फ्रिक्वेंटली डांट खाता हूं। दो बच्चों से पूछा कि हाँ मैं दिन भर में 10 बार डांट खा लेता हूँ, वो कह रहा है मैं दिन भर 2 बार ही खाता हूँ। तो भैया उसके डांट खाने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी शब्द की फीलिंग, भागना क्या है फ्रीक्वेंसी से? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई आदत, कोई ऑसिलेशन अपने आप को एक बार, एक सेकंड में कितनी बार कर रहा है। हम बोलते हैं 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, इसका मतलब है 50 साइकिल पर सेकंड। और कैसे समझा सकते हो छोटे भाई को? वो चाकू वाला एग्जांपल दो। अपन सब्जी काटते हैं, अपन टमाटर काटना, अपन काटेंगे, फिर पास में एक चाकू, फिर पास में चाकू। जो शेफ काटते हैं टीवी में, होटल्स में, उसमें आप देखो खटाखट 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 सब्जियां काटते हैं। तो सेम वही तो है, यहां भी तो फ्रीक्वेंसी है। आप भी तो चाकू पास 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 लगा रहे हो। आपका चाकू कुछ कुछ अंतराल बाद कट रहा है, जबकि उनकी चाकू काटने का, सलाद काटने का, टमाटर काटने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा, क्योंकि वो एक सेकंड में चाकू खटाखट कर 10 बार चल जाता है, अपना एक सेकंड में बहुत धीरे चलता है। तो यही तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कोई भी चीज अपने आप को कैसे रिपीट कर रही है। तो ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। मान लो 50 हर्ट्ज, इसका मतलब है 50 साइकिल पर सेकेंड। इसका मतलब एक सेकंड में ये कितने साइकिल हो गए? 50 साइकिल हो गए। कितने साइकिल? 50 साइकिल। पहली बात ये समझ में आ रही है। अब रेजोनेंस क्या होता है? कल मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए थे, आज तुरंत वापस से समझाता हूं। रेजोनेंस में एक ही फीलिंग है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या कर जाए? मैच। आपको एग्जांपल दिया पुल वाला, कि जो परेड होती है, सैनिक जब करते हैं तो उनको कदम ताल करने से मना कर देते हैं। कारण क्या है? क्योंकि पुल, पत्थर के पार्टिकल्स एक फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं एक फिक्स फ्रीक्वेंसी से। और कदम ताल, ये कदम ताल वाली फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी बाई चांस मैच कर जाए। 1820 में इंग्लैंड में, 1846 में फ्रांस में 2 बार पुल ऐसे टूटा हुआ है इसके सैनिकों की परेड से। तब फिर विज्ञान ने इसके बारे में इसका आंसर दिया कि वास्तव में हुआ क्या, आपकी कदम ताल की फ्रीक्वेंसी और पत्थर के पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी दोनों क्या कर गई? मैच कर गई। और उस समय उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? बढ़ गया। और एम्पलीट्यूड बढ़ गया, किसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया? पार्टिकल के वाइब्रेशंस का। और पुल क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। सेम दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया ओपेरा का। वो कांच का ग्लास, वो गा रहे हैं और सिंगर के गाने से कांच का ग्लास टूट रहा है। कारण कांच के गिलास का या इस स्टील के गिलास के अंदर जो पार्टिकल हैं वो भी एक अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं, नेचुरली ऑसिलेट कर रहे हैं। आप और मैं कुछ नहीं कर रहे, तो अभी वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर उनका ऐसा है। वो जो फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब मैं बोल रहा हूं और आप बोल रहे हैं, हमारी भी एक फ्रीक्वेंसी है। ओपेरा सिंगर की वो फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी दोनों क्या कर गई? मैच। पार्टिकल का वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? वायलेंटली बढ़ जाएगा। वायलेंटली मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कांच का गिलास टूट जाएगा। ये सब रियलिस्टिक एग्जांपल है। तीसरा मैंने आपको सिखाया एनसीईआरटी, जिस पर 3 क्वेश्चन है, रेडियो ट्यूनिंग। रेडियो ट्यूनिंग में क्या होता है? पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में। क्या हमारे यहाँ सब तरह के ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सिग्नल्स अवेलेबल हैं इस हवा में? 92.7 भी है, 94.3 भी है, 91 भी है, 3-4 अपने स्टेशन आते हैं। तो क्या यहाँ है या नहीं है? बताइए। बिल्कुल है। अब मैं क्या करूंगा? रेडियो लाऊंगा और रेडियो को ट्यून करूंगा, और रेगुलेटर से ट्यून अप करते हैं। पता है ट्यून अप करने से क्या होता है? जो उसके अंदर कैपेसिटर होता है, उसकी प्लेट्स के बीच की सेपरेशन क्या होती है? चेंज होती है। और कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच के सेपरेशन चेंज करने से पता है क्या होता है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाय
डी चेंज होता है, डी चेंज का कैपेसिटेंस वेरी करता है, कैपेसिटेंस के वेरी करने से इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। और ये फ्रीक्वेंसी जब ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सिग्नल 94.3 से मैच कर गई, जिस मोमेंट पर मैच कर गई उस समय गाना एकदम साफ सुनाई देगा। आप कहोगे सर अब ये क्या हो चुका है, रेजोनेंस। 6 लाइनें देख रखी हैं, मंडे को आपको दिखाऊंगा जब आप होमवर्क करके लाओगे, पूरी 6 लाइन ये समझाई है। फिर उस पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, तो हमें ध्यान होना चाहिए जब भी रेडियो ट्यूनिंग का सवाल आ जाए, इसका मतलब मुझे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए, और मन में कहानी पता होनी चाहिए कि ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सिग्नल आ रहे हैं, हम अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को इस ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से क्या करना चाहते हैं, मैच। और जैसी मैच करेंगे एकदम से करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद करिए, ओमेगा बराबर 1/√LC। अब ध्यान से देखिए, एक बार ग्राफ पूछा गया जेड वर्सेस एफ में, जेड कौन है, इंफिडेंस। ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा, प्रैक्टिकल ग्राफ है। ऐसा ग्राफ मिला जेड वर्सेस एफ का, आप खुद इसको फील कर सकते हैं, आप समझदारी से आपके पास आ गया कॉन्सेप्ट। सर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सर्किट का इंफिडेंस मिनिमम हो गया, और याद करिए प्रॉपर्टीज कल सिखाई थी, एट रेजोनेंस इंफिडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स, इसका मतलब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है लाला, एफआर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और आप बोल सकते हैं एट रेजोनेंस इंफिडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स मिनिमम। सर इसके आजू बाजू बढ़ क्यों रहा है, बढ़ना ही तो चाहिए तभी तो मिनिमम होगा, इसके बाद और नीचे चला जाएगा तो मिनिमम कैसे माना जाएगा, मिनिमम कब होगा, इससे पहले भी ज्यादा और इससे बाद भी ज्यादा। सर इसकी फीलिंग बताओ, सर ये ऐसे इन्फिनिट की तरफ क्यों भाग रहा है, फीलिंग है मैथ्स की, देखते जाना। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, मान लो फ्रीक्वेंसी हो गई बहुत कम, सोचिए वेरी लो, आपको मजा आ जाएगा। वेरी लो में देखो क्या होगा, एक्सी का फॉर्मूला 1/ω_c। एक बार चुपचाप वेरी लो F0 रख दो, एक बार रखो वेरी लो में F0, क्या आएगा, एक्सी इन्फिनाइट। इसका मतलब जेड, जेड का फॉर्मूला होता है R² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। और आप देखिए बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे जेड बढ़ता ही जा रहा है, कारण देखिए, क्योंकि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट होता जाएगा और वो इंफिडेंस को बढ़ाता ही चला जाए। सर बाद वाली फ्रीक्वेंसी भी समझ सकते हैं, हाँ सोचो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे चले गए, बहुत हाई 10,000 किलोहर्ट्ज 20,000 किलोहर्ट्ज, उसमें पता है कौन रोल करेगा, ये बदमाशी करेगा। क्यों बदमाशी करेगा, सोच के देखो, 2πfl। अब सोचो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, एफ बहुत बड़ा हो जाएगा, और एफ बड़ा हो जाएगा तो एक्सएल बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्सएल बड़ा हो जाएगा, फिर से जेड की वैल्यू देखिए दोनों तरफ जेड बढ़ रहा है। बट एक मोमेंट ऐसा है, और वही विशिष्ट मोमेंट है जिसे क्या कहा जाता है, रेजोनेंस। और परफेक्ट रेजोनेंस के समय इंफिडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स, इसका मतलब आप कह सकते हो आशीष सर पी पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन एआईपीएमटी में ऐसा आया, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज इंक्रीज्ड, बताइए जेड पर क्या इफेक्ट होगा। आंसर देखिएगा दमदार है, जेड फर्स्ट डिक्रीजेस देन अटेन अ मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीज। क्या समझ पा रहे हैं क्या, देखिए आनंद आ जाएगा। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज मतलब 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, जेड पर प्रभाव बताइए, ग्राफ पढ़िए, जेड पहले कम होगा, एक मिनिमम वैल्यू पर आएगा और उसके बाद फिर वापस बढ़ने लगेगा। आंसर था फर्स्ट डिक्रीजेस अटेन अ मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेस। बोलिए क्लियर है क्या, किस समय वो अपनी मिनिमम वैल्यू को प्राप्त कर रहा है, रेजोनेंस समय। और इनफैक्ट आप ये भी बता सकते हैं, सर पढ़ाई कर ली सर हमने, ये किसके बराबर होगा, आर। और सर मैं क्या करंट का भी बता सकता हूं क्या, मैं बनाता हूं सर, फिर आप बताइएगा क्या सही बना रहा हूं क्या,
सोच समझकर मैंने करंट उल्टा भर दिया, क्या करंट उल्टी हो जाएगी क्या? क्यों उल्टी हो जाएगी? सही तो कॉमन सेंस है, अगर रुकावट कम होगी तो करंट मैक्सिमम होगी। इस मोमेंट पे रुकावट कम थी, तो इस मोमेंट पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगी आईआरएमएस वो मैक्सिमम होगी। बोली हाँ है क्या? और आजू बाजू इंफिडेंस बहुत ज्यादा था, करंट बहुत कम थी। ये किसका वेरिएशन है? करंट और फ्रीक्वेंसी का। यहां बता सकते हो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने पर क्या होगा? बोलो। करंट फर्स्ट डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? इंक्रीजेस, अटेन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। क्या बात समझ में आ रही है? लिखना चालू करिए। ये रेजोनेंस की वास्तव में फीलिंग है कि रेजोनेंस होता क्या है। हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वो बात ठीक है, पर रेजोनेंस का मतलब है एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाए? मैच। और वही फ्रेंडशिप है, मैंने आपको कल भी समझाया था, फ्रेंडशिप, दोस्ती, मित्रता, भाई ये रेजोनेंस ही तो है। हमारी उनसे ही तो बनती है जिनसे हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, नहीं बोलते हम कभी कभार? आप देखो जिनको रेजोनेंस शब्द भी नहीं आता, कभी कभी आपने ऐसा सुना हो, या फ्रीक्वेंसी मैच करती है सर मेरी इससे। फ्रीक्वेंसी मैच का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी मैच का मतलब यही है, रेजोनेंस। और एट रेजोनेंस अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम्स मैक्सिमम। लिखिए 25 से 30 सवाल हैं रेजोनेंस के मॉड्यूल में। मंडे को होमवर्क देना चालू करूंगा, इसलिए एकदम इसको सॉलिड तैयार करो, क्योंकि इसके बाद केवल एक टॉपिक बचेगा, पावर। चलो आगे लिखो, 2 ग्राफ और बनाता हूं, जल्दी आओ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रोज 8 से 10 सवाल खुद चला करके, आशीष सर एनसीईआरटी का होमवर्क दे दो, 5-5 साथ ही करो, 5 ही करो, पर रोज 5 करके 3 दिन में खत्म करो। उससे क्या, साथ के साथ, हाँ सर बिल्कुल काम तैयार है, सॉल्व कर लिए, अनसॉल्व कर लिए, सब डिस्कस। और एक ही टारगेट है, 35 से 40 मिनट, 50 मिनट पढ़ के आना है डेली। पढ़ के आते रहोगे, टॉपिक में बने रहोगे, मजा आता रहे। अच्छा, आपको ये फीलिंग आई कि जेट दोनों तरफ बढ़ क्यों रहा है? समझ में आया? देखो कितना लॉजिकल है। वेरी लो फ्रीक्वेंसी पर बात करोगे तो आपको ये पूरा लिखना है, एक्सी बिकम्स वेरी हाई, और वेरी हाई पे बात करोगे तो कौन बढ़ जाएगा बताओ? एक्सेल बढ़ जाएगा। इसका भी एक क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में, बताता हूं आपको, 2018 में, वो भी बड़ा लॉजिकल था। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही क्या भाई? ऑनलाइन बताओ भाई। यहाँ तो माइक्रोफोन में बिल्कुल ऊपर अप डाउन हो रहा है आवाज में। अंशुमन बताओ, गोविंद, अभिषेक, आ रही है सर? सही है, ठीक है मनीष। हाँ भाई, होमवर्क, ऑनलाइन वाले बच्चों का होमवर्क चेक करूंगा। भैया करके लाए थे आज एनसीईआरटी? पक्की बात है? झूठ तो नहीं बोलेगा मास्टर से? हाँ, झूठ मत बोलना। 1.5-2 महीने, हाँ, 2 महीने में काम हो जाएगा तेरा बढ़िया।
चलो आगे जल्दी आओ। अब क्या क्वेश्चन आया था वो भी देखते हैं। जेई मेन का बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। उन्होंने क्या किया, इसी कर्व को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ओए और ए बी। उन्होंने पूछा ओए पार्ट में करंट लीड करती है, वोल्टेज लीड करता है? बड़ा जबरदस्त सवाल था। अब आप सोचो, आपका मन खुश होगा। देखते जाइएगा। ओए पार्ट कौन सा है, कम फ्रीक्वेंसी वाला या ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला? कम फ्रीक्वेंसी वाला। कम फ्रीक्वेंसी में डोमिनेट कौन करता है? एक्सी। एक्सी अपनी चलाएगा। क्यों, कारण बताओ, सीख के जाओ। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सएल तो कम होगा ना भाई, एक्सएल तो वीक होगा, जबकि एक्सी तो हाई होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि एक्सी फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात को समझिए, 3 बार समझिए। ये एक्सी एफ के इनवर्स, ये एक्सी एफ के, एक्सएल एफ के डायरेक्ट। अब सुनना आराम से, तसल्ली से। मैं बात कर रहा हूं ओए रीजन की, इधर वाली। पहले बताइए कैसी फ्रीक्वेंसी है, छोटी है या बड़ी है? छोटी है, क्योंकि आगे जाने पर एफ बढ़ता है ना, 10 20 30 40 50 60। एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेंगे तभी तो वैल्यू बढ़ेगी, ग्राफ। तो छोटी फ्रीक्वेंसी होंगी, एफ छोटा होगा तो एक्सी ज्यादा होगा। इसका मतलब यहां एक्सी डोमिनेट करेगा। और बताइए, अगर एक्सी डोमिनेट करेगा कैसे डिवाइन करिए? एक्सी डोमिनेट करेगा मतलब किसकी चलेगी? कैपेसिटर की। और कैपेसिटर में ई लैग करता है, याद करो। हमारी आदत ही नहीं है आई बोलने की। पेपर में आई सोचेंगे, बाकी तो हमेशा क्या सोचो? ई, क्योंकि कंफ्यूजन कम होता है। और भूल गए हो तो वापिस लिख लो। प्योर आर में ई साथ साथ, प्योर एल में ई आगे, प्योर सी में ई पीछे। ई लैग करता है। और हायर फ्रीक्वेंसी पे सोच लो तो मजा आ जाएगा। ए बी कर्व में खुद बताना, खुद बताना, कोशिश करना बोलने की। सर ये वाला पार्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, एफ ज्यादा है। एफ ज्यादा होगा तो एक्सी तो कम होगा, ये वीक होगा। इसकी दादागिरी चलेगी। क्यों दादागिरी चलेगी? क्योंकि जैसे जैसे एफ बढ़ेगा एक्सेल बढ़ता जाएगा। एक्सेल की दादागिरी चलेगी। एक्सेल की दादागिरी चलने का मतलब सर्किट का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? इंडक्टिव। एक्सेल इज ग्रेटर देन एक्सी। और इस समय इंडक्टर की चलेगी तो ई क्या करेगा? लीड। बोलो बनी क्या बात? बड़ा दमदार सवाल है, 100% थ्योरेटिकल प्रश्न है ये सारे। कहीं इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको आना चाहिए कि कैसे वेरिएशन हो रहा है। लिख लीजिए, एक बार और समझाऊंगा। अगले ग्राफ से एक ग्राफ बदलता हूं और ये बात फिर समझाऊंगा। मंडे को पेपर लेकर आना, कल पेपर अच्छे से देना। पूरी हमने मेहनत करी है पिछले 12 दिन में। पूरा ईएमआई एसी सिस्टमेटिक तरीके से बिगनर बॉक्स एनसीईआरटी करी है, और उसको आपको प्रभाव भी दिखेगा। 18 के 18 क्वेश्चन अगर हम तरीके से करेंगे तो सारे बन जाएंगे। करके आइएगा, पेपर 100% दीजिए। छुट्टी की सोचो ही मत, सर तैयारी कम है, पेपर ले लूंगा सर, घर पे कर लूंगा, मत करो। ऑफलाइन आकर पेपर दो, वो अटेम्प्ट करना जरूरी है। अटेम्प्ट करने से हमें पता चलता है पेपर का क्या वैरायटी है। 7-8 क्वेश्चन लगातार कठिन आ गए, मान लो बायो के 10-12 क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे, अभी हमारा मेंटल लेवल एकदम मेंटेन रहे, वो जरूरी है। नहीं तो झटके जैसे 10-12 सवाल ऑर्गेनिक के कर रहे हैं या फिजिक्स के कर रहे हैं, बन ही नहीं रहे। हो सकता है
लगातार ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपके टॉपिक कमजोर है, उसके बाद भी हम अपने आप को सही मेंटेन रख पाए कि नहीं सर 5-10 क्वेश्चन से क्या होता है, अभी 170 और है। तो वो चीजें हम बातों से नहीं सिखा सकते, वो चीजें तो पेपर देखकर प्रैक्टिस से आती है कि अरे यार अभी फिजिक्स थोड़ा कठिन लग रहा है, इसको थोड़ा रोक के पहले केमिस्ट्री बायो कर लेते हैं, उसकी उम्र भर लेते हैं, फिर वापस से सेक्शन ये करते हैं। तो ये सब पेपर देखकर ही सीख सकते हैं, इसको वर्बली बातों से सिखाया नहीं जा सकता। इसलिए पेपर जरूर दें, सीरियसली दें। नंबर कम ज्यादा मैटर नहीं करते, हमें अपनी गलतियां ढूंढनी है कि मैं सर रोज एसी का होमवर्क कर रहा हूं, फिर मेरे सवाल कौन से गलत हो रहे हैं, ये बात करना चाहता हूं मैं आपसे मंडे को, कि ऐसी क्या सवाल था जो मैं कर नहीं पाया, कौन सी चीज मैं सही पढ़ा पर मैंने उसको अप्लाई नहीं किया। वो बात करोगे तब सीखो। चलो आगे बढ़ो। इसी में 2 ग्राफ और सिखाता हूं, लिख लिया, मिटा दूं? चलिए अब देखें ध्यान से। एक्सेल सर मुझे याद हो गया लिखते लिखते, एक्सेल क्या होता है, ओमेगा एल, और एक्सेल फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, डायरेक्ट। याद कर लिया और याद हो गया सर, बढ़िया। देखिए ये है एक्सेल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक्सी, सर एक्सी भी बढ़िया याद है, 1/ओमेगा सी, 1/2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी के इनवर्स। कैसा आएगा ग्राफ बताइए? दोनों ग्राफ एक में ही बना दिए। अब आनंद लीजिएगा, इसका मजा आ जाएगा। एक मोमेंट ऐसा है जब दोनों बराबर हो गए। देखो आप कैसे, सर समझ नहीं आ रहा। जैसे ये ग्राफ होता है, यहां 3 है, तो यहां सब जगह 3 ही तो है इसकी वैल्यू। इसका मतलब ये 3 है, ये एक्सेल निकला, मतलब यहां एक्सेल की वैल्यू 3, और इसी जगह से कौन निकला, एक्सी। इसका मतलब एक्सी भी कितना, इसका मतलब जरा सोच के बताओ ये मोमेंट कौन है, क्या रेजोनेंट है? तीनों ग्राफ से कितनी मस्त बातें निकल के आ रही हैं, और ये तीनों प्रॉपर्टी तो है। पहला, इंफिडेंस बिकम्स मिनिमम, करंट बिकम्स, अगली शर्त एक्सेल बराबर एक्सी। अब यहां से सारी कहानियां आ जाएंगी जो हम सोच रहे थे। अब मैं बात करता हूं, इफ हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम है, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रेजो, सोच के बताओ कहां होगे, आराम से तसल्ली से बताओ कहां, पीछे आगे, कहां है मेरी फ्रीक्वेंसी रेजो से कम? रेजो से कम मतलब कहां है, पीछे। इस ग्राफ को नहीं छेड़ता हूं, काटा पीटा हो जाएगा, वापिस बना दे। ये एफ आर, बताओ मैं कहां खड़ा हूं, क्या इधर खड़ा हूं क्या? ठीक है, कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो, सर लो मैं यहां खड़ा हूं, टक 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 टक। ये बता ये कौन है, ये कौन है, एक्सी। ये कौन है, टक टक टक, ये कौन है, खुद बता कौन बड़ा, खुद बताओ कौन बड़ा। साफ दिख रहा है, जो हम इतना सोच रहे थे ये ज्यादा वो ज्यादा ये कम, ग्राफ ने काम आसान कर दिया। ग्राफ खुद बता रहा है कम फ्रीक्वेंसी पर एक्सी डोमिनेट होता है, इसकी मतलब सर्किट का नेचर कैपेसिटिव होता है, इसका मतलब ई लैग करता है जब मेरी फ्रीक्वेंसी एफ आर से कम होती है। यही जेई मेन का क्वेश्चन था, देखिए इसने अलग अंदाज में पूछा, बात वही पूछी, फ्रीक्वेंसी एफ आर से कम, एफ आर से कम में सर्किट नेचर कैपेसिटिव, कौन, ई लैग। बनी क्या बात? एक बार और बोलता हूं, धीरे धीरे पकड़ पाना कोशिश करना, और बोलता हूं केस 2। अब मैं बात करता हूं, फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रेजो। अब फिर से बारीकी से समझना, कौन सी बात ऊपर से जा रही है बताना। ये किसका ग्राफ, एक्सेल। कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन आता है, एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सी का ग्राफ बनाओ, ये एक्सी। रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के क्या है, इनवर्स।
जहां दोनों बराबर हो रहे हैं, एट रेजो लाला एक्सेल बराबर, बोल हाँ है क्या? ये तो बेसिक ग्राफ। अब आशीष सर कहां की चर्चा हो रही है? कहां की? फ्रीक्वेंसी रेजो से ज्यादा। बता कहां, राइट या लेफ्ट? राइट। कहीं लाइट में खड़ा हो जा। लो सर, आशीष सर मैं यहां खड़ा हो गया, यहां पर टक 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 टक। ये बता, ये कौन? ये कौन? एक्सेल। यहां ये कौन? खुद बता। एट पॉइंट वन कौन बड़ा? साफ दिख रहा है, एक्सेल ऊपर है। अरे ग्राफ में ऊपर जाने पर वैल्यू ज्यादा आती ना, 1 2 3 4, जैसे से ऊपर जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना। तो कौन बड़ा? एक्सेल बड़ा। एक्सेल बड़ा। एक्सेल बड़ा मतलब सर्कुलर नेचर, इंडक्टिव। इंडक्टिव में किसकी चलेगी? ई लीड करेगा। बोलो बनी क्या बात? लिख लीजिए। ये और बेहतर एक्सप्लेनेशन है रेजोनेंस का। और रेजोनेंस के 35 सवाल हैं, तो भाई 35 सवाल जितना मसाला इकट्ठा करना पड़ेगा ना, तब जाके आप 35 के 35 कर पाओगे। लिख लो। एक ही ग्राफ में नहीं किया, एक ग्राफ में सब काटा कोटा से समझ में नहीं आता, इसलिए केस का अलग ग्राफ बनाया, उस केस का अलग बनाया, उससे आप बेहतर समझ सकते हैं। एक बार कम फ्रीक्वेंसी पर, एक बार हम ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर। हाँ भाई, ऑनलाइन क्लियर है कि बेटा? डाउट हो पूछ लें। सही है, बहुत बढ़िया। क्लियर है। प्रशांत त्रिपाठी, गोविंद, अंशुमान। सही है, बहुत बढ़िया। ई लैग बताऊं? ठीक है, ई क्यों लैग कर रहा है, ठीक है बताता हूं। ई लैग कहां कर रहा है भाई? इस वाले में। देखो समझो, अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट से कम है। रेजोनेंट से कम है मतलब हम इधर है। इधर हमने खड़े होकर देखा, एक्सेल तो कम है, पर उस मोमेंट पर एक्सी ज्यादा है। आप दो तरीके से सोच सकते हो, कम फ्रीक्वेंसी पर एक्सी डोमिनेट करता है। आप ग्राफ से सोच सकते हो, एक्सी उस समय ज्यादा और एक्सेल कम है। एक्सी ज्यादा है। एक्सी ज्यादा का मतलब क्या है? सर्किट में कैपेसिटिव व्यवहार डोमिनेट कर रहा है। कैपेसिटिव डोमिनेट कर रहा है, और कैपेसिटिव जब डोमिनेट करता है तो ई हमेशा क्या करता है? लैग करता है। मिटा दो, जल्दी आओ। अब एक एनसीईआरटी का बढ़िया फेमस क्वेश्चन करो, जो 2 बार एआईपीएमटी में रिपीट हुआ है।
पीछे पड़ जाओगे ना तो 2-2.5 घंटे में पूरा पूरा सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब पहली बात तो क्या देखते ही अटपटा लगता है यार, ऐसा तो पढ़ा है नहीं, क्योंकि हमने आज तक जितने भी बनाए सर्किट वो ऐसे बनाए। भाई एक ही बात है ये सब किसमें है? सीरीज। ये देखिए ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सबसे बढ़िया पहचान होती है करंट घुमा के देखिए, अगर करंट सब में सेम जा रही है इसका मतलब सब किसमें है? सीरीज। लिखिए पहला पार्ट, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, determine the source frequency which drive the circuit in resonance, determine the source frequency which drives the circuit in resonance। अब दो पार्ट और हैं। अब देखो लैंग्वेज कितनी अच्छी है, एक तो होती है डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, हर कोई सोच लेता है। अब ये लाइन वही समझ सकता है जिसने आधे घंटे सुना है कि हाँ सर एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वो जब फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाती है बराबर, तो सर्किट किसमें चला जाता है? रेजोनेंस में। अब पढ़ो लैंग्वेज, मजा आएगा। डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी कितनी लगाएं ताकि सर्किट किसमें चला जाए? रेजोनेंस। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 1/√L। एक तरीका होता, अपनी जान पहचान का एग्जामिनर होता, वो सीधा पूछता फाइंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, आप खटाखट लगाते। उसने शब्द कितने बढ़िया लिखे हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी बताओ सोर्स की जो मजबूर कर दे सर्किट को किसमें जाने के लिए? रेजोनेंस। ये मजे वाली बात है। बी पार्ट लिखो, बी पार्ट लिखो, obtain the impedance of the circuit, obtain the impedance of the circuit and amplitude of the current, obtain the impedance of the circuit and amplitude of the current at the resonating frequency, at the resonating frequency। करेंगे प्रयास? करो। एनसीईआरटी का सवाल है, 2 बार एआईपीएमटी में पूछा गया है। बिल्कुल आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस लैंग्वेज बढ़िया है। इंफिडेंस निकालना है, अरे इंफिडेंस भी क्यों निकालना, भूल गए? रेजोनेंस में इंफिडेंस किसके बराबर? आर। क्या कर रहे हो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। प्रॉपर्टीज मुक्त जबानी याद है तो रेजोनेंस सबसे आसान है, और रेजोनेंस के ही सवाल मॉड्यूल में सबसे ज्यादा हैं। हाँ नहीं अलग अलग नहीं, दोनों ही फ्रीक्वेंसी है, यूनिट से पकड़ना पड़ेगा। अगर यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी तो मैं ओमेगा सोचूंगा, और ऑप्शन में देख लूंगा अगर यूनिट हर्ट्ज होगी तो फिर मैं क्या सोचूंगा? एफ। इससे रेडियन पर सेकंड निकलेगा, ओमेगा है ना भाई, इससे क्या निकलेगा तो बता, माइट्रोकॉन्ड्रिया निकलेगा क्या? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकलेगा रेडियन पर सेकंड, और एफ से क्या निकलेगा? नहीं, इसका डाउट जेन्युइन डाउट है कि क्योंकि कभी बार रेडियन पर सेकंड पूछता है, कभी हर्ट्ज पूछता है, तो ये पूछना चाहता है सर कब कौन सा लगाऊं, तो इसका एक ही जवाब है, ऑप्शन सब कुछ कह रहे हैं। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में रेडियन पर सेकंड है, आप ओमेगा लगाइए, अगर हर्ट्ज है तो एफ लगाइए। अब ये तो क्या सब्जेक्टिव सवाल है, तो यहां पता नहीं कौन सा लगाएं, पर ऑप्शन से पता चल जाता है। अभी तो ओमेगा लगाइए, 1/2 क्यों लगा रहे हो? एफ वाले में तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई। सॉल्व हो रहा है क्या ओमेगा एग्जैक्ट? क्या फंस रहे हैं? पूरा नहीं हो रहा कि 100% हो रहा है?
कैलकुलेशन नहीं आती तुम्हें, तुम कह रहे नहीं हो रहा। नहीं सर क्या? अच्छा, कुछ भी निकालो ना फिर तुम, कर ही क्यों रहे हो सॉल्व? सही समझ में आ गया भाई? तो इस फ्रीक्वेंसी से तो कोई नहीं बता सकता कि ये ओमेगा पूछा है या इसने एफ पूछा है। अपन को क्या देखना पड़ेगा? यूनिट, ऑप्शन की यूनिट। हाँ भाई, ओमेगा बताओ कितना आ रहा है? 1/√LC। एल बताओ, एल। एल 5, सी 80 -6, -6 का -3, 80 × 5 420, 1000/20, पूरा सॉल्व हो रहा है एग्जैक्ट 50। क्लियर? दूसरा पार्ट बताइए। V बराबर आई, पहले तो जेड लगाओ, क्योंकि एलसीआर सर्किट है तो सही ओम्स लॉ लगाओ। आई आर नहीं आएगा, आई जेड आएगा। फिर लिखो एट रेजो जेड बराबर आर। अरे सर आरएमएस लूं या क्या लूं? सर मैं इसमें फंसता रहता हूं। भाई क्यों फंसता है? उसने ये 230 दिया है, 20 बार बोल दिया, 20 बार और बोलेंगे। कुछ भी मेंशन नहीं है, आरएमएस। अमीटर की रीडिंग पूछी है या करंट पूछी है, आरएमएस, बात खत्म। तो बता, वी आरएमएस 230, आई आरएमएस पता नहीं, आर आर 40। आंसर कितना? 23/4। पर उसने आई आरएमएस नहीं पूछा, बहुत बढ़िया। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, अब तो सर मैं ये भी समझ गया। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है? आई नॉट। अभी 2021 में लैंग्वेज में आया था, आई आर एम एस बराबर I0/√2, 23/4। तो I0 कितना आ जाएगा? 23√2/4। बोलो हाँ है क्या? और क्या पूछा है? हो गया, जेड पूछा था, जेड भी आ गया। बनी बात? तो मंडे से इसको बचा खुचा खत्म करेंगे। 2 लेक्चर का मेरे पास और है पढ़ाने का, 3 लेक्चर में विद एनसीईआरटी हमें इसको फिनिश करना है। ठीक है? तो मंडे ऑनवर्ड थोड़ा होमवर्क ज्यादा मिलेगा, 2 दिन आराम कर लिया ना फ्राइडे सैटरडे, तो इसका कंपनसेशन अपन मंडे से करेंगे। थोड़ा होमवर्क की संख्या 25 से 30 पे ले जाएंगे, और 30 न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं आराम से, मैनेजेबल। चलो सबको ऑल द बेस्ट, पेपर बढ़िया करके आइएगा। मंडे को पेपर लेकर आना, ताकि डिस्कस करना क्या गलत हुआ, और घर जाके पेपर देने के बाद आधा घंटा शाम को रात को पोस्टमार्टम भी करना पेपर का। कौन सा गलत हुआ, कौन सी प्रोफाइल का गलत हुआ। ऐसे नहीं बस फिजिक्स में 120 आए, पर भैया 40 कहां कटे, ये तो बता। एसी में गलत हुआ, एसी में भी कौन सा? आरएमएस गलत हुआ, पीक गलत हुआ, एलआर गलत हुआ, रेजोनेंस गलत हुआ। इतना पोस्टमार्टम कर लोगे ना, तो आइडिया लगेगा कि मुझे किस क्षेत्र में और मेहनत करनी है। सही बात? चलो बढ़िया करके आना, सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नीरज कुमार, प्रशांत त्रिपाठी, सभी को ऑल द बेस्ट भाई। ऑनलाइन बढ़िया शानदार करके आइएगा। चलो थैंक यू सो मच।